विद्यार्थियों, मध्यकालीन इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाबर के भारत पर आक्रमण के समय राजनीतिक दशा, यानी 1526 ईस्वी में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई की। उस समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, यानी वह राजनीतिक परिस्थितियाँ कौन सी थी जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। तो विद्यार्थियों, इतिहासकारों का मानना है कि 16वीं सदी के शुरुआत में भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। देश कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जो परस्पर संघर्षरत रहते थे। दिल्ली सल्तनत की शक्ति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। प्रोफेसर एस.एम. जाफर का कहना है कि बाबर के भारत आगमन के समय यहाँ की राजनीतिक अवस्था देश के लिए घातक अवश्य थी, पर वह बाबर के अनुकूल थी। उस समय यहाँ एक शक्तिशाली शक्ति का अभाव था। शासकों में फूट व वैमनस्य की भावना विद्यमान थी। वहीं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि तत्कालीन राजनीतिक स्थिति जो है उसके ऊपर उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत राज्यों का समूह था जो किसी भी आक्रमणकारी को, जो कि उसे जीतने की इच्छा रखता हो, सरलता से शिकार हो सकता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस समय भारत में सार्वभौम सत्ता का पूरी तरह अभाव था और जो शासक उस समय राज्य भी कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वे परस्पर संघर्ष करते रहते थे। दिल्ली उस समय भारत की राजधानी थी और वह शहाबुद्दीन गौरी के शासनकाल से ही चली आ रही थी, परंतु उसकी दशा बहुत दयनीय थी। तैमूर के आक्रमण तथा उसके द्वारा जो दिल्ली को लूटा गया, उससे ये नगर जो है उजड़ चुका था। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं बाबर के आक्रमणकालीन भारत की राजनीतिक दशा के बारे में। तो विदेशी इतिहासकार लेनपुल भी इस बारे में लिखता है कि विजेताओं की जाति आपस में झगड़ने वालों की भीड़ बनकर सिंहासन प्राप्ति और उसके ऐश्वर्य को भोगने के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगी, परंतु उनमें से किसी में भी राजदंड यानी सिंहासन धारण करने की क्षमता नहीं रह गई थी। वहीं भारतीय इतिहासकार डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव का भी मानना है कि 16वीं शताब्दी के प्रथम 2.5 दशकों में हमारे देश की राजनीतिक अवस्था 11वीं शताब्दी के उन आरंभिक वर्षों की अवस्था से मिलती जुलती थी जब भारतवर्ष जैसा विशाल देश आपस में लड़ने झगड़ने वाले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दशा है वो अच्छी स्थिति में नहीं थी और कोई भी उत्साही और जो है नियोजित तरीके से आक्रमण करने वाला शासक उसे आसानी से जीत सकता था। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी विद्यार्थियों कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उत्तरी भारत में प्रमुख राज्य कौन से थे और वहाँ पर कौन से वंश का कौन सा राजा शासन कर रहा था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिल्ली की। तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था और आगरा की सत्ता भी अफगानों के हाथ में ही थी, लेकिन उसका शासन केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। इब्राहिम एक कमजोर शासक था। उसके अविवेकपूर्ण कार्यों एवं कठोर नीति के कारण राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह हो रहे थे। दरिया खां लोदी ने स्वयं को बिहार का तथा दौलत खां लोदी ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। दौलत खां लोदी काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा था। दिल्ली की तत्कालीन स्थिति के बारे में विदेशी लेखक एस्किन लिखता है कि दिल्ली का लोदी साम्राज्य थोड़ी सी स्वतंत्र राज्य, जागीरों तथा प्रांतों का बना हुआ था, जिसका शासन प्रबंध वंश परंपरागत सरदारों, जमींदारों तथा दिल्ली के प्रतिनिधियों के हाथों में था। वहाँ की जनता अपने गवर्नर को, जो वहाँ का एकमात्र शासक था और जिसके हाथों में जनता को सुखी या दुखी रहना था, को ज़्यादा मानती थी, न कि सुल्तान को, जो उनसे बहुत दूर था। व्यक्ति का शासन था और नियमों का कोई महत्व नहीं था। यानी दिल्ली बिल्कुल जो है बिखरा बिखरा एक प्रदेशों का, क्षेत्रों का, जागीरों का समूह था, जहाँ पर जो प्रांतीय शासक है, गवर्नर है, वो ज़्यादा प्रभावशाली था सुल्तान के बजाय। तो ये तो विद्यार्थियों हुई दिल्ली की स्थिति के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ें। पूर्वी भारत में बंगाल एक बड़ा राज्य था
और बंगाल पर उस समय नुसरत शाह का स्वतंत्र शासन था। वह एक योग्य शासक एवं कला और साहित्य का संरक्षक भी था। डॉक्टर पी शरण के अनुसार घाघरा युद्ध के पश्चात बाबर ने नुसरत शाह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और एक अस्थायी संधि पर हस्ताक्षर की। तो इस प्रकार बंगाल में नुसरत शाह का स्वतंत्र शासन था और अकबर ने उसके साथ बाबर ने जो है उसके साथ एक संधि भी की थी। अब हम बात करें मध्य भारत की, तो वहाँ पर मालवा रियासत थी और मालवा पर महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था, किंतु शासन की वास्तविक शक्ति जो है मैदनी राय नामक राजपूत सरदार के हाथ में थी। उसके बढ़ते प्रभाव के कारण सुल्तान जो है उसने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की मदद से युद्ध किया, किंतु मेदिनी राय ने राणा सांगा की मदद से उन्हें पराजित किया। राणा सांगा ने उदारता का परिचय देते हुए खिलजी शासक को मालवा का राज्य लौटा दिया और मेदिनी राय को चंदेरी का स्वतंत्र शासक बना दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ें गुजरात राज्य की ओर, तो गुजरात पर उस समय मुजफ्फर शाह का शासन था। उसका अधिकतर समय मेवाड़ तथा मालवा के साथ संघर्ष में ही बीता। पानीपत के युद्ध से कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो गई थी 1526 में। उसके बाद उसका पुत्र बहादुर शाह गद्दी पर बैठा, जो योग्य शासक प्रमाणित हुआ। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की प्रमुख रियासत मेवाड़ की। मेवाड़ के शक्तिशाली हिंदू राज्य पर सिसोदिया वंश के राणा सांगा अथवा संग्राम सिंह का शासन था। कर्नल टॉड के अनुसार राणा सांगा का प्रभाव लगभग सारे राजस्थान पर था। 80,000 घुड़सवार, 7 राजा और 104 सरदार युद्ध भूमि में उसके पीछे चलने को हर समय तैयार रहते थे। सांगा के शक्तिशाली शासक होने के कारण उसका बाबर से युद्ध होना अनिवार्य था और आगे चलकर हम देखेंगे कि 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद में हम बात करेंगे पश्चिम में गुजरात के नज़दीक स्थित रियासत खानदेश की। यहाँ पर मीरा मोहम्मद का शासन था। वहीं कश्मीर का शासक मोहम्मद शाह एक अयोग्य नेता था और शासन की वास्तविक शक्ति उसके मंत्री मलिक चक के हाथों में निहित थी। वहीं सिंध में समा वंश का तथा अफगान वंश में संघर्ष चल रहा था। वहीं पूर्वी भारत की हम वापस बात करें तो वहाँ पर गुटबंदियाँ चल रही थी। तो कुल मिलाकर जो है उस समय उत्तरी भारत में कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राणा सांगा के अलावा शासक नहीं था जो बाबर को चुनौती दे सकता था और इन्हीं चीज़ों से प्रोत्साहित होकर बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब आगे हम बढ़ते हैं दक्षिण भारत की ओर। तो दक्षिण भारत में उस समय 2 प्रमुख राज्य थे, बहमनी और विजयनगर, और ये दोनों भी परस्पर संघर्षरत रहते थे। और इन दोनों राज्यों में बहमनी राज्य जो उस समय था तो उसका पतन होने जा रहा था जब हम 1526 की बात करते हैं। ये राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर और बरार इन 5 स्वतंत्र रियासतों में विभक्त हो चुका था और ये 5 रियासतें भी आपस में लड़ती रहती थीं। अतः विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय इन प्रदेशों पर आक्रमण करता रहता था। वहीं विजयनगर की हम बात करें तो विजयनगर पर एक योग्य शासक कृष्णदेव राय शासन कर रहा था। वह एक शक्तिशाली शासक था। प्रोफेसर के.एम. पणिक्कर के अनुसार वह अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष और भोज की परंपरा में एक महान सम्राट था जिसका राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। बाबर ने भी उसे दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना है। इसी के बाद हम बात करें पुर्तगाली शक्ति के बारे में। पुर्तगाली भारत में आ चुके थे उस समय तक और बाबर के आक्रमण के समय पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली भारत के राजनीतिक तथा व्यापारिक जीवन को प्रभावित करने लगे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर जो है उसके आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा काफ़ी खराब थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इन परिस्थितियों में एक बलशाली तथा दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के लिए ऐसे भारत को विजय करना कोई कठिन कार्य नहीं था
उस समय भारत की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति जो है अच्छी थी। और वहीं जो इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है, उस समय भारत धन धान्य से पूर्ण था। उसके शासनकाल में दैनिक जीवन की वस्तुएं सस्ती थी और इसका कारण ये था कि वर्षा अच्छी मात्रा में होती थी और उसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था। यदि एक यात्री दिल्ली से आगरा जाना चाहता था तो उसे एक बतौली नामक एक प्रकार का सिक्का उसके पास होना पर्याप्त था। इस प्रकार भारत जो है एक विशाल देश कहा गया, अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है कि भारत एक विशाल देश है जहाँ की सोना एवं चांदी भारी मात्रा में है। देश की संपन्नता का एक कारण तत्कालीन व्यापार तथा उद्योग धंधों का विकसित होना भी था। यहाँ पर अनेक कुटीर उद्योग धंधे विकसित थे, कारीगरों की कोई कमी नहीं थी और विदेशी व्यापार भी उन्नत स्थिति में था। तो इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय की जो दशाएं हैं, कुल मिलाकर राजनीति में उस समय एकता और स्थिरता का अभाव था। हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और मुसलमान तथा अफगान और अफगान एक दूसरे के शत्रु हो रहे थे और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो शक्ति या कौशल से एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सकता। निसंदेह ऐसी स्थिति बाबर के आक्रमण के लिए एक सुअवसर था। और वही जैसे कि मैंने बात की थी अभी कि पंजाब का जो सूबेदार है दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोदी का जो चाचा है आलम खां लोधी, उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया। संभवतः बाबर के पंजाब में आ जाने के पश्चात राणा संग्राम सिंह ने भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर के भारत पर आक्रमण करने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार थी और बाबर ने इस सुअवसर का लाभ उठाया और उसने भारत पर जो है आक्रमण करने की शुरुआत की 1519 से। और उसने जो है शुरुआती दौर में 4 आक्रमण किए और 5वां आक्रमण जो उसका हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और उस दौर में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ। तो ये तो विद्यार्थियों थी पृष्ठभूमि कि किस पृष्ठभूमि के अंतर्गत बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। अब बाबर के भारत पर आक्रमण के अन्य कारण क्या थे और किस प्रकार उसने अपने सफलताएं हासिल की, उसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगी। धन्यवाद।